अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि आज हमारी लेक्चर नंबर 3 है, थर्ड क्लास है। और अब तक हमने 2 क्लासेस इसके अंदर कवर कर ली थी। जिसके अंदर जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्टरी, आपको अंदाज़ा होगा उसके अंदर टॉपिक हमने बहुत ही कम कवर करे थे, ज़ाहिर पहली क्लास थी। लेकिन सेकंड क्लास के अंदर हमने फिर काफ़ी सारे टॉपिक कवर करे। अब तक हमने टोटल मैट्रिसेस जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, इसमें 6 टॉपिक्स अब तक हमने कवर कर लिए हैं। मैंने कहा था कि 7 हमारे पास छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, तब जाकर हम इस काबिल होंगे कि हम एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस कर सकें, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो। उनमें जो पहला टॉपिक हमने करा था, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कराया था बेटा, आपको याद होगा, डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद फिर सेकंड हमने करा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड हमने करा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फोर्थ हमने करा था ट्रांसपोज। फिफ्थ हमने करा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और सिक्स्थ टॉपिक हमारे पास था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जो लास्ट टॉपिक हमारा था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, आज उसी को कैरी ऑन करेंगे पहले, और अगर टाइम बचा तो होपफुली शायद मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी स्टार्ट करवा दूँ। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपसे जिक्र करा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने को तकरीबन 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए भी थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कर लिए थे होंगे, नहीं करे तो आप कर लेना बेटा। ये सारे टॉपिक्स आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब तक आप पहला टॉपिक नहीं करोगे, अगला टॉपिक उस तरह से समझ में नहीं आएगा जिस तरह से आना चाहिए। तो लिहाजा जो भी क्वेश्चंस मैंने दे रहा हूँ, साथ साथ कोशिश करो कि उसे आप कंप्लीट करो टाइम पर, ताकि आगे वाले टॉपिक आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए ना। अच्छा, आज भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे या कराए थे, वो आमतौर पर एग्जाम में ज़रा कम आते हैं, वो ज़्यादा नहीं आते। अभी जो मैंने क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा है, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगा है। अगर हम रीसेंट पास देखेंगे, पिछले 6-7 साल देखेंगे, 6-8 साल, उनमें ये तकरीबन 3 से 4 बार क्वेश्चन आए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, फिगर ज़ाहिर है मैंने चेंज करें, जो भी होंगे मुझे वो नहीं याद, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ इस टाइप के सवाल एग्जाम में पिछले 3 या 4 बार आया है लास्ट 8 ईयर्स में। और अभी आप देखोगे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो डिफरेंट है, खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, और चीज़ें भी मिक्स हैं। ट्रांसपोज भी आ सकता है, इसमें तो नहीं है लेकिन आ सकता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। अब है क्या इसके अंदर, हम ज़रा देखते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, एंड दे ऑल आर ऑफ ऑर्डर 2x2। सारे के सारे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, आप देख रहे हो, ये x है, ये y और ये z भी है। और आगे वो क्या कह रहा है, अब वो ये नहीं कह रहा है कि आप इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इन तीनों मैट्रिसेस में जो वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे हैं x, y और z, हमें ये तीनों वेरिएबल्स कैलकुलेट करने, फाइंड करने, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, y की, z की। और वो क्या कह रहा है, if 3a + 2b = 2c। ये जो मैट्रिसेस हैं a, b, c, इन तीनों मैट्रिसेस की एक इक्वेशन उन्होंने फॉर्म कर ली, यहाँ पे बना दिया। क्वेश्चन में गिवन है 3a + 2b = 2c। इस किस्म के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक और भी कराऊंगा इसके बाद। और उसके बाद फिर आप असाइनमेंट के अंदर इस टाइप के जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो ईजिली आप मैनेज कर लोगे उसे। देखो बेटा, अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन में, तो जहन में आता है कि सर इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जो उसने इन मैट्रिसेस की इक्वेशन दी हुई है उसी से स्टार्ट लेंगे। एंड बाय द वे, इसके अंदर कोई अलग से काम नहीं करना, बल्कि जो भी यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है वो परफॉर्म करना है। मतलब मिसाल के तौर पर ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये लिखी हुई है क्या, 3a, मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूँ जो गिवन है। हमने लिखा 3a + 2b = 2c। अब इन a, b और c, दे ऑल आर द मैट्रिसेस। इन तीनों a, b, c की जगह पर इनके जो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है वो रिप्लेस कर देंगे। यानी कि ये पूरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, आप नाउ दिस इज 3, ये मैंने 3 लिखा, एंड द मैट्रिक्स a जो हमारे पास है 2, 1, 6, 4x, फिर +2, फिर जो मैट्रिक्स b है जो हमें नज़र आ रहा है 5, 3y, 7 एंड 1 = 2 है। c की जगह पर जो c का मैट्रिक्स है वो हमने प्लेस कर दिया। ये कुछ नहीं करा सिवाय इसके कि ये जो इक्वेशन है इनमें इन मैट्रिसेस की जगह पर इनकी मैट्रिसेस हमने प्लेस कर दिए। ये जो ए, बी, सी है इनकी जगह पर मैट्रिसेस रख दिए। अब यहाँ पर जो भी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, एक्चुअली हमें वो परफॉर्म करना है। मसलन क्या हो रहा है, एक तो एडिशन हो रही है, वो भी करेंगे, बट उससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से, इसको 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो दे, हो सकता है वो यहाँ पर 2 नहीं देता, खाली c दे देता तो मैं c लिख देता। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ परफॉर्म करेंगे, जहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है वहाँ नहीं करेंगे। मसलन सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करें, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी सेकंड क्लास के अंदर आपको जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ
क्वाइट सिंपल। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12x, वेरिएबल एज इट इज, ये x है, 3 4 ज़ा 12x, ओके। नाउ प्लस, अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि 3 को करा था वैसे ही 2 को, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ओके। फिर हम जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है इत्तेफाक से ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ नंबर जाहिर है बेटा कुछ भी हो सकते हैं, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। बहरहाल अभी यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 को 1 से करा -2, 2 5 ज़ा 10z, ये z है, और 2 2 ज़ा 4, ओके। अभी तक हमने जो भी इक्वेशन थी वो लिखी, उनकी जगह पर जो ABC इनके नेम्स हैं इनकी जगह पर इनके मैट्रिसेस प्लेस करें, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा। अब क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इन्हें प्लस कर देंगे। और प्लस करते हैं मैट्रिसेस को कैसे, ये भी मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। आपको याद होगा मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने कहा था ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, इसका भी 2 by 2 है ऑर्डर, इट मीन्स दे कैन ऐड, ये इजीली ऐड हो सकते हैं, इवन सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल तो हमें ऐड करना है, और ऐड करने का प्रोसेस वही होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। मतलब 6 + 10, 3 + 6y, 18 + 14, 12x + 2 इज इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज। जाहिर है बेटा जो इज इक्वल टू के राइट साइड है इधर सिंगल मैट्रिक्स है, ये किसी के साथ फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद वो एज इट इज रहेगा। अब राइट साइड वाला मैट्रिक्स है 16 - 2 10z एंड 4। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कहीं पर भी अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन अंदर हो रही है मैट्रिक्स के अंदर, विद इन द मैट्रिक्स एलिमेंट्स के अंदर, तो वो हम परफॉर्म करते हैं। मसलन अगर आप इधर देखो 6 + 10 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 18 और 14 को प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा। 3 + 6y को हम ऐड नहीं कर सकते, ये वेरिएबल वाली टर्म है और ये विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकती हैं। वेरिएबल वाली टर्म किसी कांस्टेंट या विदाउट वेरिएबल वाली टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इन्हें भी हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब 12 + 2 14 नहीं होगा, इसका अंदाज़ा होना चाहिए आपको। तो ये मैंने 3 6 + 5 ऐसे लिख दिया, और 12x + 2 एज इट इज़ रहने दिया। जहाँ प्लस हो रहा था वहाँ करा, जहाँ प्लस पॉसिबल नहीं है एज इट इज़। एंड अगेन राइट साइड दोबारा से हमने उसको भी ऐसे ही लिख दिया। तो अब तक हमने क्या काम करा, इक्वेशन लिखी, मैट्रिसेस को उनकी जगह पर प्लेस करा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करी, देन उसके बाद एडिशन हो रही थी एडिशन भी कर दी, उसके अंदर फिर जो भी विद इन द मैट्रिक्स जो प्लस माइनस हो रहा है वो भी हमने करा। अब यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, वजह क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर भी अब कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, राइट साइड पर तो ऑलरेडी सिंगल मैट्रिक्स हैं। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो अब हमारे पास इस स्टेज पर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर भी कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा और दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर भी एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पर भी एक मैट्रिक्स है। और अगर आप देखें, मैं वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप शो करना चाहें चेक करने के लिए, तो आप उसके नीचे यहाँ पर 2 by 2 इसका ऑर्डर और 2 by 2 इसका ऑर्डर शो कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ज़रा गौर से सुननी है, जब कभी भी इज इक्वल टू के राइट साइड पर एक मैट्रिक्स हो और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर भी सिंगल मैट्रिक्स हो, दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स हो और उनके ऑर्डर भी सेम हो, ये भी 2 by 2 ये भी 2 by 2, अगर दोनों तरफ एक एक ब्रैकेट है, एक एक मैट्रिक्स है और उनके ऑर्डर भी सेम है, तो फिर हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेट या कंपेयर करने का मतलब है हम मैट्रिक्स हटाएंगे और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल ले लेंगे। लाइक जैसे कि यहाँ फर्स्ट मेंबर है 16, यहाँ 16, तो मैं इसके बाद जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जरा। अब जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 16, ओके। ये कहाँ से आया, फर्स्ट मेंबर। फिर हमारे पास जो सेकेंड मेंबर है 3 + 6y इज इक्वल टू -2, ओके। कहीं उधर लिख दें, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा 3 + 6y इज इक्वल टू -2, ठीक है। सेकेंड मेंबर को सेकेंड के इक्वल, 32 इज इक्वल टू 10z, ये मैंने यहां पर लिख लिया 32 इज इक्वल टू 10z। सिमिलरली जो लास्ट मेंबर है वो है 12x + 2 विच इज इक्वल टू 4, ओके। तो 12x + 2 इज इक्वल टू 4। किसी के जहन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर अगर आपने ये इक्वेट करना ही था, अगर आपको ये इक्वेट करना ही था तो ये आपने शुरू में यहाँ क्यों नहीं कर दिया, यहाँ भी तो एक मैट्रिक्स है, इनको आप कंपेयर कर लेते। नहीं,
क्योंकि इस स्टेज के अंदर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर एक मैट्रिक्स नहीं है, दो हैं। पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ऐड करके सिंगल फॉर्म में लेकर आए, राइट पर तो था ही एक। जब इक्वल्स टू के दोनों तरफ एक एक ब्रैकेट होगा, एक एक मैट्रिक्स होगा, उस वक्त हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और कंपेयर करने के लिए यह भी जरूरी है कि जिन मैट्रिसेस को कंपेयर कर रहे हैं उनके ऑर्डर आइडेंटिकल हो, मतलब बिल्कुल सेम हो। मतलब अगर इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्डर 2/2 होता, इसका 3/1 होता या 2/1 होता, इसका ऑर्डर डिफरेंट होता, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। ये जो मैं इक्वेट कर रहा हूं नहीं कर सकते थे। इस किस्म का मैट्रिक्स को हटाकर मेंबर को इक्वेट करना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब इक्वल्स टू के दोनों तरफ ब्रैकेट भी एक एक हो और ऑर्डर भी सेम हो। ऑर्डर सेम, ब्रैकेट एक एक। तो हमने इन्हें कंपेयर करा, 16 को 16 के इक्वल, 3 + 6y को ये इक्वल लिया। अच्छा, जो 16 को 16 के इक्वल हमने लिया वो हमने ऊपर लिख दिया, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ना x ना y ना z। वेरिएबल वाली टर्म्स को हमने जरा अलग अलग शो करा प्रॉपर, क्योंकि एक्चुअली काम हम इसके ऊपर करेंगे। ये जो मैंने 16 = 16 लिखा, ये अगर मैं नहीं भी लिखता तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वजह ये यूजलेस है, इसका कोई काम ही नहीं है। अब हम इनको यूज़ करेंगे और बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल हम इक्वेशंस को, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, हम बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। अब अगर मैं वैल्यू निकालने चाहता हूँ एक्स वाई जेड की, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि एक्स वाई जेड फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन के अंदर y नज़र आ रहा है, इधर z है और उधर x है, तो यहाँ से y आएगा, वहाँ से z आएगा और आखिर से x। शुरू करते हैं, कोई भी आप पहले या बाद में कर सकते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है, अगर हमें वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करनी है तो 6y हमने ऐसे ही रहने दिया, ओके। जो +3 है उधर जाकर हो जाएगा -2 के साथ -3, -2 एज इट इज, ये 3 प्लस है, उधर जाकर माइनस हो गया। नाउ दिस इज 6y = -5। 6y किसके इक्वल हो गया? -5। माइनस और माइनस प्लस, 2 + 3 5, साइन ऑफ ग्रेटर। अब आप देख रहे हैं ये y और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -5/6। अगर इनमें कुछ कटिंग होती, लेट्स से अगर यहाँ 5 की जगह फॉर एग्जांपल 12 होता या कोई ऐसा नंबर होता कटिंग होती तो हम करते, या इवन अगर यहाँ 15 भी होता तो 3 2 3 5 5 और 6 में कोई कटिंग नहीं हो रही तो कटिंग नहीं की जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है। अब अगर हम इधर देखें 32 = 10z, तो ऐसा करते हैं वेरिएबल वाली टर्म को जरा लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, राइट पर भी रख सकते थे लेकिन लेफ्ट पर लेंगे तो बेहतर है। हमने 10z को लेफ्ट पर रखा, 32 को राइट पर रख दिया, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो z = 32/10। अब अगर इनमें कटिंग कर दी जाए, जैसा कि यहां पर कटिंग हो रही है, 2 5s और 2 16s, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ z इज 16/5 + 16/5। देखो मैंने 10z पहले लिखा, 32 बाद में, क्योंकि मैंने दोनों टर्म्स को शिफ्ट करा तो यहाँ कोई माइनस वगैरह का साइन नहीं आएगा, ओके। यहाँ मैंने खाली 3 को शिफ्ट करा था तो ये +3 उधर जाकर -3 हो गया, तो 10z = 32। हमने पहले 10z लिख दिया, 32 बाद में लिख दिया, ताकि वेरिएबल लेफ्ट साइड पर रहे, वैल्यू कैलकुलेट करने में, शो करने में आसानी हो, बस। इसी तरीके से ऐसे अगर हम करते हैं तो ये जो 12x है ये मैंने रहने दिया बेटा, 2 उधर जाकर हो जाएगा -x बराबर, बल्कि 12x बराबर हो जाएगा 2 के, 4 में से 2 को माइनस करा 2, ओके। हमने 4 में से 2 को माइनस करा 2 आ गया। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 12x, 2 उधर जाकर माइनस हो गया, 4 में से 2 को माइनस करा 2 विद साइन ऑफ ग्रेटर। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 2/12। कटिंग हो रही है, 2 6, सो द फाइनल आंसर इज वैल्यू ऑफ x 1/6, ओके। नाउ तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, x y z। देखो बेटा इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखें, बेसिकली हमने करा वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, मतलब एडिशन, मैट्रिसेस को ऐड करा, स्केलर मल्टीप्लाई करा, बट यहाँ मकसद खाली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना नहीं था। हमारा यहाँ मकसद सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं था, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यूज़ भी फाइंड करना था। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट 8 ईयर्स में, पिछले 8 साल में कम से कम 3-4 बार तो आया होगा, मैं कम कह रहा हूँ, ज़्यादा ही आया होगा। और बिल्कुल इसी, जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अभी हमने वैल्यू ऑफ x y z। अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब हमने इन मैट्रिसेस को ये मल्टीप्लाई करके ऐड करा, सिंगल फॉर्म में लेकर आ गए, राइट साइड पर भी एक मैट्रिक, जब हमने कंपेयर करा तो ये वेरिएबल वाली टर्म, ये वेरिएबल वाली टर्म, इसको इसके इक्वल करा, इसको इसके इक्वल करा, इसको इसके, जब हमने 16 को 16 के इक्वल करा, तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये दोनों इक्वल हैं, या ऐसा हमेशा होगा? हमेशा होगा। अगर यहाँ 16 और यहाँ कुछ और नंबर आ रहा था 14 या 15, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई फॉल्ट होता, सवाल में कोई गड़बड़ होती। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, हालांकि वो हमारे लिए यूजलेसेस को कोई काम नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ ऐसी, हमें तो यूज़ इनको करना था। हमने यहाँ से y की, फिर z की, फिर x की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली इस तरह से। मैं दोबारा इसमें जो काम की बात है वो रिपीट कर रहा हूँ कि मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद जब भी
इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पर एक एक ब्रैकेट होगा, एक एक मैट्रिक्स होगा विथ सेम ऑर्डर, तो फिर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पर भी एक ब्रैकेट है, राइट पर भी एक ब्रैकेट है, तभी हम ये कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेट यानी कि मैट्रिसेस को हटाकर इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल ले लेंगे, तो इसको हम कहते हैं कंपेयर करना या इक्वेट करना। तो हम इक्वेट करेंगे और फिर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। तो ये हमने करा सॉल्व। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में आया। यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। देखो जरा, ये जो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं ये भी हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। जैसा कि अब हम क्वेश्चन जरा कुछ इस तरह से लिखते हैं। लिखा हुआ है 7 3a 5 और -4, ओके, एंड देन -0.5, ये हमारे पास 8 आ गया, 10 आ गया, और ये आ गया 12c इज इक्वल टू 3 -2 5b और 1, ओके। दिस इज, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मैट्रिक्स में 3a 5 और -4, मैट्रिक्स ज़रा थोड़े छोटे साइज के हैं, डिफरेंट हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है, ओके। सारे ऐसे ही हैं। अब वो क्या कह रहा है, ये तो मैट्रिक्स उसने दिए हैं, वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, ओके। इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ उसने क्वेश्चन में मौजूद जो मैट्रिसेस थे उन्हें a b और c को से कॉल किया था, उसका नाम दिया था और इक्वेशन बना दी थी इन टर्म्स ऑफ a b c। यहाँ जो मैट्रिसेस हैं, यहाँ डायरेक्ट मैट्रिसेस की इक्वेशन उसने फॉर्म करके दे दी है डायरेक्ट, तो ये कम, इसके मुकाबले में ये आसान क्वेश्चन है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता हुआ नजर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, और फिर जाहिर है हमें वैल्यू ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करना। सारे वो स्टेप जो हमने इसमें करें ऑलमोस्ट इधर भी वही रहेंगे। यानी कि अब जब हम इसे स्टार्ट लेंगे सॉल्यूशन में, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले बेटा ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से। इस मैट्रिक्स को हम करेंगे 7 से, तो ये क्वेश्चन दोबारा से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा विद ईच ऑब्जर्वेशन, ईच मेंबर। 7 3 जा 21a, 7 5 जा एंड 7 4 जा, ओके, 28। फिर ये माइनस है। अब यहाँ पर ये नंबर मैंने जान के पॉइंट में दिया, एग्जाम में ऐसा एक बार हुआ था एक्चुअली पॉइंट में, तो इससे कोई ऐसा परेशानी की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और सॉल्व करें, मसला नहीं है। फिलहाल अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को सबसे, तो 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 0.5 को 10 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, ओके। इज इक्वल टू नाउ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15b, 3 1 जा 3, ठीक है। कमो बेश हमने यहाँ वही काम करा है बेटा जो अभी हमने यहाँ पर करा था। इसको मल्टीप्लाई करा था 3 से, बस यहाँ फर्क ये था कि पहले जो इक्वेशन जर्नल फॉर्म में थी पहले हमने वो लिखी, उनकी जगह पर मैट्रिसेस को रिप्लेस करा, एंड देन उसके बाद यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है एक तरीके से, तो हमने डायरेक्ट इसको 7 से मल्टीप्लाई करा, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 3 होता, कुछ भी हो सकता था या कुछ नहीं भी होता। अगर यहाँ 3 नहीं होता, खाली मैट्रिक्स होता, तो एज इट इज़ लिख देते हम एज इट इज़ मैट्रिक्स लिख देते अगर यहाँ 3 नहीं होता। बहरहाल फिलहाल था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हो बेटा, अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आप कहोगे सर जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है ये तो किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर हम थोड़ा गौर करें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता था, ऑर्डर का आइडेंटिकल होना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 3 रॉज 1 कॉलम 3 by 1, और इसका भी ऑर्डर है 3 by 1। इन दोनों के ऑर्डर 3 by 1 है, इसका मतलब ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल तरीका है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये कुछ इस तरह से अब हो जाएंगे, 21a - 4, ठीक है, 35 - 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -28 - 6c, एंड इज इक्वल टू राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है यहां कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे। -6 आ गया, 15b आ गया, और ये 3 आ गया, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर, विद इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर, इसमें नहीं इसमें, ये देखो ये जो टर्म है 21a, a इज अ वेरिएबल,
तो वेरिएबल वाली टर्म विदाउट वेरिएबल वाली टर्म के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकती। ये सी है, इधर सी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन ये दोनों हो जाएंगे 35 माइनस 5। तो बहरहाल जो हो रहा है उसे करते हैं। तो आप कहेंगे ये जो फर्स्ट टर्म है 21a माइनस 4 एज इट इज 35 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 जाएगा 30 माइनस 28 माइनस 6c फिलहाल ऐसे ही रहेगा एंड द राइट साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 21a माइनस 4, 35 में से 5 को माइनस करा तो 30 माइनस 28 माइनस 6c, ये आ गया माइनस 6 15b और 3। ओके, ये इस तरह से। और अब हम ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये वो स्टेप है जो कि यहां पर हुआ था। इक्वल्स टू के दोनों तरफ एक एक ब्रैकेट था, यहां पर भी इज इक्वल टू से पहले भी एक मैट्रिक्स है, बाद में भी एक मैट्रिक्स है एंड विद सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर भी 3 बाय 1 है, 1 2 3 रोज 1 कॉलम, और ये भी 3 बाय 1 है। इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं, इन दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों तरफ ब्रैकेट भी एक एक है, तो हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये जो 21a माइनस 4 है इसे माइनस 6 के इक्वल, और ये जो 30 इज इक्वल टू 15b है इसे और इसको इसके इक्वल। शुरू करते हैं हम। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले 21a माइनस 4, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हमने लिखा 21a, कंपेयर कर रहे हैं हम, 21a माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। 30 इज इक्वल टू 15b एंड माइनस 28 माइनस 6c इज इक्वल टू 3, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कंपेयर कर रहा है जैसे इधर सिमिलर पोजीशन वाले मेंबर्स को, एलिमेंट्स को हमने कंपेयर कर लिया। 21a माइनस 4 को माइनस 6 के, 30 को 15b का और इसको इसके इक्वल ले लिया एंड देन सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे, जाहिर है ये 3 इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। ओके, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस माइनस करेंगे और a b और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। जैसा कि देखो बेटा, इधर अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो आप कहेंगे सर ये 21 जो a है फिलहाल वेरिएबल a को लेफ्ट साइड पर रहने दें, माइनस 4 को वहाँ ले जाए, माइनस 6 और ये उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा। ये माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4 हो गया। अब इन्हें सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस होता है। नाउ दिस इज 21a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया 2 विद साइन ऑफ ग्रेटर। अब आप देख रहे हो a और 21 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ a आ जाएगी माइनस 2 अपॉन 21। जनाब कटिंग नहीं हो रही तो हमने यहीं छोड़ दिया, माइनस 4 उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 को माइनस करा 2 विद साइन ऑफ ग्रेटर नेगेटिव 2 अपॉन 21। कटिंग नहीं हो रही, आंसर इज माइनस 2 अपॉन 21। नाउ अब अगर हम यहाँ आए तो ये तकरीबन वही सिचुएशन है जो कि यहाँ पर थी। वेरिएबल राइट पर है, राइट पर भी रहने दे सकते हैं, बेहतर है कि थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जबकि हमारे पास जगह है। 15b इज इक्वल टू 30, तो b इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन 15। 15b मैंने पहले लिखा, 30 बाद में लिखा, 30 अपॉन 15 एंड देन कटिंग 15 टू जा। ओके, तो द वैल्यू ऑफ b इज 2, ओनली 2, ठीक है। तो समटाइम ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू फ्रैक्शन में ही आए, इट्स डिपेंड। अब हमारे पास माइनस 6c हमने रहने दिया, माइनस 28 उधर जाएगा तो 3 प्लस 28, माइनस 6c रहने दिया बेटा, ये 3 और माइनस 28 उधर जाकर प्लस हो गया, इन्हें प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा। और अब हमारे पास जो c की वैल्यू है, c के साथ 6 नहीं है बल्कि माइनस 6 है, तो इसको हम पहले चलें इस तरह लिख लेते हैं 31 अपॉन माइनस 6। ओके, जैसे ये 15 नीचे आ गया 30 के, जैसे ये 21 नीचे आ गया 2 के, ऐसे ही ये माइनस 6 नीचे चला गया 31 के। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उधर जाकर डिवाइड। 6 और 31 में कटिंग नहीं हो रही, अगर 31 की जगह 3 होता तो कटिंग हो सकती थी, जाहिर है कटिंग नहीं हो रही तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ज़्यादा बेहतर है कि डिनोमिनेटर में नीचे जो नंबर होता है माइनस साइन वहाँ शो ना की जाए, प्रॉपर नहीं है, बेहतर है कि इस माइनस को हम बराबर में शो करें। तो इसी स्टेप में कर सकते थे या मैंने अगला स्टेप एक बढ़ा दिया। ओके, अभी 2-4 सवाल करेंगे तो आपको आइडिया और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 6। ओके, जो साइन डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमिनेटर में शो होगा, अगर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम उसे ऊपर शो करेंगे। इस तरह से हमने ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया बेटा, इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूज़ फाइंड करने वाले थे।
जिसमें लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC या फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स XYZ। किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहता है, चाहे वो वेरिएबल ABC हो या वो XYZ हो, उसका ओवरऑल प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इस तरह से हमने ये करा। जैसे कि मैं कह चुका हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन लास्ट 8 ईयर्स में, पिछले 8 साल में कम से कम 3 से 4 बार आया है। हाँ, यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वो जिस तरह यहाँ मैंने फाइंड द वैल्यू लिखा, वो सिर्फ इतना लिख दे सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब ही यही होता है कि इस पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं A, C और B, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर वो आपसे कहता है कि आप सॉल्व करें, जिस तरह यहाँ लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, ज़्यादातर वो ऐसे ही लिखता है। एग्जाम में आमतौर पर अमूमन ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वो यहाँ पर खाली फाइंड द वैल्यू ना लिखे, सिर्फ सॉल्व लिख दे, तो सॉल्व का मीनिंग भी यही है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल। इसका मतलब यही होता है कि जो भी वेरिएबल गिवन है, मेंशन है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ आकर टॉपिक नंबर 6 हमारा कॉम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट हो गया। मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए हैं बेटा, लास्ट क्लास में और आज, इससे बाहर आज तक कभी कोई सवाल नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 25 ईयर्स की, पिछले 25 साल में। ये अब ज़्यादा आने लगा है, और जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे वो भी आए हैं, लेकिन कम आते हैं वो। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए लिख दूंगा, जो आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, बाकी आपको हैंड आउट के अंदर मिलेंगे इस जैसे ही ना। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो कुछ इस तरह से है। देखें ज़रा, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ P इज इक्वल टू 3, 4, -5 A 7, Q इज इक्वल टू 2, -1, 3, 2C, and R is equal to, and the value of R is equal to 17 -4B 1 -6। ओके, ये मैंने 3 मैट्रिसेस यहां पर लिखे हैं, P, Q, R, जैसे कि यहां पर A, B और C थे। और अब मैं लिख रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C if 5P plus 3Q is equal to R. Okay. Now the question is 5P plus 3Q is equal to R. अब ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको किस तरह से लेके चल रहा है, जैसे हमने इसको करा। ये पूरी इक्वेशन है, इसमें P की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे, Q की जगह पर Q का मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे, R की जगह पर R वाला मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, वैसे ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो कर देंगे, ये हो रहा है 5 से, कर देंगे, फिर ऐड करेंगे, एंड देन कंपेयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ABC। ओके, तो ये मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया प्रैक्टिस के लिए। इस जैसे क्वेश्चन फिर आपको हैंड आउट में भी नजर आएंगे, लेकिन याद रखो बेटा, हैंड आउट को अभी आपने रखना है, लेकिन अभी हाथ नहीं लगाना। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, मैं खुद आपको बताऊंगा कि अब आप हैंड आउट करने के काबिल होंगे। वजह, अभी आप हैंड आउट करोगे तो 3 सवाल होंगे, 2 नहीं होंगे, तो परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी बेहतर है कि हैंड आउट ना करें। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास के अंदर आखिर में हर टॉपिक के बाद, आप वो कर लेंगे, काफ़ी रहेगा। फिर जब हैंड आउट की टाइम आएगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा, फिर आप हैंड आउट शुरू करेंगे करना, ठीक है। उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये तरीक़ेकार है। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, और अब हम इसके बाद टॉपिक नंबर करेंगे 7, और जो 7वां टॉपिक हमारे पास होगा वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, वो टॉपिक आप देखोगे बेटा, आज की क्लास में पूरा नहीं होगा, आज तो मैं बस हल्का सा गाइड करूँगा। बाकी हम वो वाला टॉपिक जो है वो अगली क्लास में, जो लेक्चर नंबर 4 हमारे पास होगा, 2 क्लास में कंप्लीट होगा, आज की क्लास में भी और अगली क्लास में भी। बड़ा टॉपिक है, और अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें कराई हैं उनमें किसी हद तक हम कह सकते हैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक भी वही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वो थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा, मैंने अब तक 6 टॉपिक करा दिए हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फिर हमने करा था ऑर्डर, फिर हमने करा था टाइप्स के बाद हमने करा था ट्रांसपोज, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मिक्स क्वेश्चंस। इनके जितने भी मिक्स क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए।
अब जो टॉपिक नंबर 7 हमारे पास है, 7th टॉपिक, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अरे जब हम ये मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो थोड़ी देर के लिए जहन में आता है कि सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस तो आपने अभी बताया था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो डिफरेंट था। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है जब हम मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे ये मैट्रिसेस की करेंगे। दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर हम ये टॉपिक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट तकरीबन आधा कंप्लीट हो जाएगा, हाफ फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ चैप्टर है वो बिल्कुल इसे हटकर है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना मैट्रिसेस का, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आमतौर पर उस 10 मार्क्स से दो पोर्शन होते हैं, 6 और 4 मार्क्स। 6 मार्क्स का होता है 4 मार्क्स। ये जो मैं मल्टीप्लीकेशन तक काम कराऊंगा ना, इसका पार्ट एग्जाम में तकरीबन 4 या 5 मार्क्स आता है, और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर होगा फिर वो रिमेनिंग 5 या 6 मार्क्स का होगा। इस तरह से इसका क्वेश्चन अमूमन आता है। अभी हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैंने ये कहा था आपको जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करा था, मैंने कहा था बेटा मैट्रिसेस के अंदर हम हर मैट्रिक्स को दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते, हर मैट्रिक्स दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, और वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी बेटा, ऑर्डर का सेम होना। वही दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, वही दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम होंगे तो मैट्रिसेस ऐड भी होंगे, सब्ट्रैक्ट भी होंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो ना तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी उस वक्त तक हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन से डिफरेंट है। क्या है देखते हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है बेटा, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, मैंने कहा पहले मैट्रिक्स के इसके अंदर ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता था, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में भी आप देखोगे अक्सर ऐसा भी होता है कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं बट वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रॉस की तादाद इक्वल हो। अगर पहले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट के कॉलम और सेकंड की रॉस का इक्वल होना जरूरी है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रॉस। जैसा कि देखो बेटा, अब हम यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और इसके अंदर मैट्रिसेस ले रहे हैं कुछ इस तरह से। एक मैट्रिक्स हमारे पास है, लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 3 5 1 2 6 4। ओके, ये हमने एक मैट्रिक्स ए लिखा है। एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है कुछ इस तरह से 4 9 7 और 5। एक मैट्रिक्स हमारे पास है सी 2 3 1 7 4 और 8। अभी आप देखिए मैंने किसी भी मैट्रिक्स में कोई एक भी एलिमेंट नेगेटिव साइन के साथ माइनस वाला नहीं लिखा है। पहला सवाल है, पहले हम एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन सीख लें प्रॉपर इसका फॉर्मेट, फिर अगले क्वेश्चन के अंदर मैं माइनस वाले नंबर्स भी डालूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी और ये मैट्रिक्स सी है। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, अगर आप इस मैट्रिक्स ए को देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 2 रॉस 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 3/2। ओके, बहरहाल ये तीनों के ऑर्डर अलग अलग है। अब वो क्या रहा है ज़रा देखें। हमारे पास जो सवाल है फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा हुआ है आपने फाइंड करना है सी ए। हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सी को ए से। मैट्रिक्स सी है ए। अब वो ए को सी से भी कह सकता है, सी को ए से भी कह सकता है, सी को बी से भी कह सकता है, बी को, इट डिपेंड्स। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी मल्टीप्लाइड बाय ए। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कही थी और दोबारा कह रहा हूं, हमेशा जब भी मैट्रिसेस को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी उसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे जिस सीक्वेंस में वो हमसे कह रहा है। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ वो कह रहा है सी ए, तो हमने इसी तरह से पहले सी ए लिखा, सी की जगह पर पहले सी का ब्रैकेट आएगा, दैट इज 2 3 1 7 4 और 8। ओके, फिर मैट्रिक्स ए आएगा हमारे पास 3 5 1 2 6 4। ठीक है,
हमने यहां पर लिखा सी ए, सी की जगह पर सी का ब्रैकेट, ए की जगह पर ए का ब्रैकेट। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो सी ए था बेटा, मैंने सी ए लिखा, सी की जगह पर सी का ब्रैकेट, ए की जगह पर ए का ब्रैकेट। अच्छा, अब जरा हम इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी जरा चेक कर लेते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है ना, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल हटकर होता है। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे भी या नहीं। हो सकता है मल्टीप्लाई ना हो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन थी, क्या लिखा हुआ है, कॉलम ऑफ फर्स्ट। हम क्या देखेंगे, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये जो दो मैट्रिसेस हैं, इनमें जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर कॉलम कितने, 2। ये मैंने सर्कल करा, पहले रो बाद में कॉलम होते हैं बेटा। हम क्या देख रहे हैं, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहला मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स हैं 2 और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी हैं 2। इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज क्योंकि इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। हालांकि इन दोनों के ऑर्डर चेंज है, इसका 3/2 है, उसका 2/3 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पूरा होना जरूरी है। ये कंडीशन यहां पर पूरी हो रही है, पहले के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल है, इसका मतलब हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है ना, वो खासा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में कह रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट है। वो ये है, इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए जो डायरेक्शन होता है ना बेटा, वो ऐसे होता है। यानी कि हम रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो पहला ब्रैकेट है इसकी हर रॉ को इसके हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, एक एक करके। पहली रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, इसी रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, इसी रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे अगले कॉलम से, जितने कॉलम है सबसे। सिमिलरली फिर सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रॉ की बारी आएगी। शुरू करते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि हम फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। जब मैं रॉ को कॉलम से करूंगा तो पहला मेंबर पहले से और सेकंड सेकंड से, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और उन्हें ज्वाइन करने के लिए ऐड कर देंगे हम। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, मैंने लिखा बेटा 2/3 और फिर प्लस 3 को 2 से। कुछ अकल में बात आ रही है। रॉ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से प्लस सेकंड सेकंड से। हमने पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही वाला फॉर्मूला आप फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं। अब जब हम फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे, इस रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से, सेकंड मेंबर सेकंड से, रॉ को लास्ट कॉलम से। और याद रखो, जब भी आप रॉ को पहले कॉलम से करेंगे और जब रॉ को आप अगले कॉलम से करेंगे, जब भी आप कॉलम चेंज करेंगे तो दरमियान में गैप आएगा। अब मैं इसी रॉ को लास्ट कॉलम से करूंगा तो थोड़ा सा गैप देके, नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, इनको ज्वाइन करने के लिए हम एडिशन का साइन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सब में सेम। अब जो सलूक हमने फर्स्ट रॉ के साथ करा है, यही सेकंड रॉ के साथ भी करेंगे। यानी कि अब सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम कॉलम से। अब जब हम सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 7 हो जाएगा 6 से, 1 हो जाएगा 1 से, 7 हो जाएगा बेटा 4 से। सिमिलरली थर्ड रॉ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। इज इट क्लियर? लास्ट रॉ सेकंड कॉलम, 4 को 5 से, 8 को 6 से, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, रॉ कॉलम। इसी रॉ को आखिरी कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से, 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 4, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा, सेकंड रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा, थर्ड रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। बिलफर्ज अगर इसके नीचे एक रॉ और भी होती तो मैं उस रॉ को भी मल्टीप्लाई करता तीनों कॉलम से और इधर लिख देता। अच्छा, मजे की बात यह
कि जब आप फिजिकल क्लास के अंदर ये समझते हो ना तो स्टूडेंट समझ तो लेते हैं, लेकिन जब घर पे जाके करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जब वो करते हुए देख रहे होते हैं तो समझ में आ रहा होता है, जब करने बैठते हैं तो ये जहन से निकल जाता है किस रॉ को किससे। अभी आपके लिए फ़ायदा ये है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके सामने सोल्यूशन हो रहा है, तो आप उसको पॉज करोगे और देख लोगे कि किस रॉ को किससे करा है, ये वाला मेंबर कैसा है, तो गलती का चांस ही नहीं है ज़रा सा भी। ठीक है, तो आप आराम से इसके अंदर देख सकते हो किस रॉ को मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा। ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है हमेशा ऐसी रहेगा, चाहे मैट्रिसेस के साइज कुछ भी हों, मल्टीप्लिकेशन का ओवरऑल प्रोसेस बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अब इसके बाद वाला स्टेप जाहिर है कोई एज सच पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ द मैट्रिक्स सी ए इज इक्वल टू, बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 6, 1 3 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14। ओके, 3 + 14, ये हो जाएगा बेटा 4 3 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, हमने लिखा 12, 8 2 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18, 10 + 18। अब ये कोई ऐसा समझाने वाली चीज़ नहीं। 5 1 ज़ा 5, 7 6 ज़ा 42, 5 + 42, 4 5 ज़ा 20, 8 6 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1 और 7 4 ज़ा 28। Now this is 4 + 32 and finally add। अब अगर मैं कहता हूं कि हमें इन्हें ऐड करना है बेटा, तो 6 + 6 ये 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 28, 10 और 18 ये भी 28 और 47 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 28 और 1 29 एंड दिस इज 36। ओके, तो ये हमने देखा, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स ए से। तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह से हुई कि अगर हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो इसका तरीका हमारे पास यही होगा बेटा कि हम रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, रॉ को कॉलम से। बस जब यहाँ पर हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे अगर, तो थोड़ा सा प्लस माइनस के अंदर हमें देखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट खास तौर पर, वो जाहिर है उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ होता है, कॉमर्स वालों ने भी पढ़ा है, लेकिन उनके जहन में आता है कि सर ये वाला जो स्टेप है अगर हम ये ना करें और इस स्टेप के बाद डायरेक्ट वो कर दें, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करें रॉ को कॉलम से, 2 3 ज़ा 6 + 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 + 18, 3 6 ज़ा, इस रॉ को इससे करेंगे 2 1 ज़ा 2 + 12, 3 4 ज़ा 12। तो हम ये स्टेप नहीं करें, डायरेक्ट ये करें, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने कराया तो मैंने ये कराया, इनफैक्ट मैं आगे जाकर आपसे खुद कहूँगा कि कोशिश करो कि इस स्टेप को अवॉइड करो। अभी करो, अभी करो, जाहिर है क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इवन आगे भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ये स्टेप करना चाह रहा हूँ तो आप ज़रूर करो, कोई मसला नहीं है, इसीलिए मैंने कराया, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम इस स्टेप को हटाकर ये स्टेप कर लें तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब मैंने नहीं कहा है कि आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर लो, ठीक है ना। मतलब ये एटलीस्ट ज़रूर करना, ये करना है और उसके बाद ये करेंगे, इतना भी डायरेक्ट नहीं करना है। तो ये स्टेप हम, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसे हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं। इस स्टेप के बाद ये और ये आएगा, और अगर आप ये भी शो करना चाहें फाइन, अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस को। मैट्रिक्स सी को हमने मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स ए से, ठीक है। बस एक छोटा सा मैं क्वेश्चन चाह रहा हूँ कि और करा दूँ आपको, और वो हमारे पास है कुछ इस तरह से कि लिखा हुआ है हमारे पास कि बेटा आपने फाइंड करना है, अब अभी तो हमने ये फर्स्ट पार्ट करा था, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अब आप फाइंड करें। सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमें फाइंड करना है, अभी हमने सी ए फाइंड करा, अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप फाइंड करें फॉर एग्जांपल ए सी। अब यहाँ पर ना मुख्तलिफ नंबर्स भी आते हैं, 3 या 2 या 5, वो आगे मैं कराऊंगा, अभी पहला क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना अभी हमें सीखना है। अब ये पहले हमने सी को ए से मल्टीप्लाई करा था, अब ए को सी से, बिल्कुल डिफरेंट इसके आंसर्स होंगे। अब अगर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोसेस क्या होगा? पहली बात तो यही बेटा कि जो सीक्वेंस में वो क्वेश्चन पूछ रहा है हम पर लाजिम है कि हम उसी सीक्वेंस में उसे सॉल्व करें।
तो मैंने पहले ए का मैट्रिक्स लिखा 3 5 1 2 6 4, फिर सी का मैट्रिक्स हमने लिखा 2 3 1 7 4 और 8। ओके, अब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो भी जाए। जिस तरह से सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ए भी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि एक मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होता है बट दूसरा वाला मैट्रिक्स पहले से नहीं होता, तो चेक कर लेते, हो सकता है ये सॉल्व हो जाए। नहीं होगा तो इम्पॉसिबल लिख देंगे। चेक करते हैं मल्टीप्लाई होगा या नहीं। ए सी में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है बेटा 2/3, जैसे कि हमें नजर आ रहा है 2 rows 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 3/2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, पहला मैट्रिक्स ये रहा, रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स की रॉज, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रॉज इक्वल हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो मैं यहाँ लिखकर सर्कल करता हूँ, एग्जाम में नहीं करना, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये ऑर्डर शो करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो स्टार्ट है तो इसलिए। तो हमने कहा पहले कॉलम के अंदर जो कॉलम है वो 3 है, सेकंड कॉलम में जो रॉ है वो 3 है, बिकॉज दे आर इक्वल, इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, ये पॉसिबल है। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसेस है, इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा। यानी कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम मल्टीप्लाई करते हैं रॉ को कॉलम से, जैसा कि अभी आप यहाँ देखो हमने मल्टीप्लाई कैसे करा था इन दोनों को, रॉ को कॉलम से, फर्स्ट रॉ को कॉलम से, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, ऐसे यहाँ करेंगे। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट रॉ को कॉलम से करूँगा। फ़र्क ये है कि पहले रॉ ज़रा छोटी थी, अब रॉ ज़रा बड़ी है, 3 मेंबर्स है। बहरहाल रॉ को कॉलम से करेंगे, और जब मैं रॉ को कॉलम से करूँगा तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, जो कि कर दिया हमने, 3 को 2 से, 5 को 1 से, फिर प्लस 1 को 4 से। ठीक है, हमने इस रॉ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से प्लस सेकंड मेंबर सेकंड से प्लस थर्ड मेंबर थर्ड से। इसका मतलब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। यही प्रोसेस अब हम इस रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से। ठीक है, हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यानी कि हमने फर्स्ट रॉ को जो भी अवेलेबल कॉलम्स थे उन सब से कर दिया मल्टीप्लाई। 2 ही कॉलम थे, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से। फॉर एग्जांपल इसके बाद एक कॉलम और भी होता तो मैं इस रॉ को उससे भी मल्टीप्लाई करता, थोड़ा गैप देके, बट देयर आर 2 कॉलम्स ओनली। नाउ सिमिलरली फॉर द सेकंड रॉ, अब हम सेकंड रॉ के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला करेंगे। सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो पहला मेंबर पहले से होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके बेटा, सेकंड रॉ को कॉलम से, इसी रॉ को अगले कॉलम से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। जहन में रखेंगे इसका डायरेक्शन, रॉ कॉलम। जब रॉ को कॉलम से करेंगे तो पहला मेंबर पहले से, दूसरा मेंबर दूसरे से, तीसरा मेंबर तीसरे से। सिमिलरली इसको इससे करेंगे, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से, सेकंड मेंबर सेकंड से, थर्ड मेंबर थर्ड से, और हर एक मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस का साइन आता है, पहले भी ऐसे था। डाउन, अब जो भी अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है हम वो करेंगे, एंड देन 3 2 जा 6 प्लस 5 प्लस 4, 1 4 जा 4 होता है बेटा, 2 2 जा 6 1 जा 4 4 जा 3 3 जा 9 प्लस 35 प्लस 8, 6 प्लस 42 प्लस 32, 4 8 जा 6 7 जा 2 3 जा, तीनों ऐड हो रहे हैं तो कर देते हैं ऐड। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे आप और आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 और 5 11 और 4 15, 10 और 16 हमारे पास आ जाएगा बेटा 26। इन तीनों को प्लस करा, ओके। 35 और 8 43 और 9 52। इन्हें प्लस करेंगे तो 40 और 30 74 80 आ जाएगा। ओके, आंसर इज 80। मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखो बेटा, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, हम इवन मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी चेक कर सकते हैं। सम टाइम होता है शुरू में
प्रैक्टिस जब नहीं होती, हमने रॉ को इससे मल्टीप्लाई करा, रॉ को इससे करा, किसी भी रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना भूल गए, हो जाता है शुरू में। तो हम ये ज़रूर चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर सकते चेक, हाँ मगर ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आया है उसके अंदर कोई रॉ कोई कॉलम मिस तो नहीं हो गया, आंसर का ऑर्डर तो सही है, वो हम बता सकते हैं। इवन स्टार्ट में जब हमने ये मल्टीप्लिकेशन शुरू करी थी तो हमने चेक करा था फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल हैं। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये देखने में यूज हो गए कि मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका जो पहला मेंबर है 2 और इसका जो आखिरी मेंबर है 2, ये 2 और ये 2, ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट ऑलवेज। ये 2 और ये 2, आंसर का ऑर्डर यही होना चाहिए। चेक करो, आप कहोगे सर आंसर का ऑर्डर 2/2 है। आंसर का ऑर्डर वही होगा जो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2/3 होता, ये 3/5 होता या 5 होता, तो आंसर का ऑर्डर आता 2/5 खुद ब खुद। अब ये देखो 2/2 है, अगर यहाँ 2 और यहाँ 5 होता तो यहाँ पर भी फिर 2 रो और 5 कॉलम्स होते हैं 2/5। फिलहाल 2/2 है, इसको भी चेक कर लेते। अब आप देखो जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करा तो हमने चेक करा था कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज ये देखने में यूज हो गए कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट के कॉलम सेकंड का रोज इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा 3/3। चेक करो आंसर। लिहाजा हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सवाल देखकर ही बता सकते हैं कि आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। तो ये चेक कर सकते हैं। हाँ, ये जो अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है उसे चेक करने का कोई तरीका बहरहाल नहीं है। ठीक है, एक आध छोटी सी चीज़ और बताऊं आपको। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्ड पार्ट में लिखा है कि आपने फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर AB। आपसे कहा जा रहा है कि आप A को B से मल्टीप्लाई करें। अब जब हम A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर है हम सॉल्यूशन में लिखेंगे AB इज इक्वल टू, पहले A का ब्रैकेट 351 264, फिर हम B का मैट्रिक्स लिख रहे हैं 4975। मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। ऑर्डर चेक करो। मल्टीप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है, ऑर्डर चेक करें। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3, सेकंड का ऑर्डर क्या है 2/2। मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी, कॉलम और फर्स्ट। पहले मैट्रिक्स के कॉलम, जो पहला मैट्रिक्स इसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज अनइक्वल, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जिस तरह यहां पहले के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल थी, मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल थी, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल नहीं है, 3 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज हैं, इक्वल नहीं है, तो आप यहां लिख दोगे इम्पॉसिबल टू सॉल्व। सॉल्व नहीं होगा। तो जब नहीं सॉल्व होगा तो इम्पॉसिबल लिख देंगे, सॉल्व होगा तो कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जाहिर है कम आते हैं या नहीं आते जब कोई क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाए, एक आध बार के अलावा जनरली इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं जो आप करेंगे इन्हीं मैट्रिसेस के थ्रू। ओके, हमारे पास लिखा हुआ है कि आप फाइंड करें BA उसके बाद लिखा हुआ है कि आप फाइंड करें CB। BA का मतलब है B को A से, CB का मतलब होगा C को B से, और लिखा हुआ है हमारे पास A ट्रांसपोज B। अब ये थोड़ी सी मैंने चेंज हल्का सा करा है। ट्रांसपोज अभी लास्ट क्लास में बता चुका हूं, पहले आप A का ट्रांसपोज लेंगे देन मल्टीप्लाइड बाय B। ओके, A का ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे B से एंड देन फाइनली BC। तो ये 4 पार्ट्स मैंने करने के लिए दिए हैं। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और दिया था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वैल्यूज फाइंड करने वाला, 4 ये। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, एक क्लास और लगाएंगे, इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए या ना आए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मल्टीप्लिकेशन का सवाल एग्जाम में ना आए, लाजमी आता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेंगे, अभी आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, फिर अगली क्लास के अंदर मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन वाले, जिसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मिक्स भी होगा उसके अंदर, ओके, जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो ये हमारी आज थर्ड क्लास जो है ये हमारी बेटा कंप्लीट हो गई है। आज हमने थर्ड क्लास कंप्लीट कर लिया और जो फोर्थ क्लास होगी वो फिर इसके आगे से इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।